टॉप 2 मोस्ट वांटेड मैन इन पाकिस्तान की तहरीक के 2 सबसे मतलूब अफराद। नंबर 2, सेठ आबिद। दोस्तों, बहुत से दूसरे अफराद की तरह सेठ आबिद भी एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल यानी कि मुतनाज़ शख्सियत के मालिक हैं। कुछ लोग इनको महज एक चोर डाकू और लुटेरा कहते हैं और कुछ लोग इनको महज पाकिस्तान का गुमनाम आरोपी मानते हैं। दोस्तों, सेठ आबिद अपने दौर में पाकिस्तान और भारत और तमाम अरेबियन ओशन यानी कि बहीरा अरब और इंडियन ओशन यानी कि बहीरा हिंद में सोने, हीरे, जवाहरात की स्मगलिंग के बेताज बादशाह समझे जाते रहे हैं। इनको दी किंग ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता रहा है और एक दौर ऐसा भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो सेठ आबिद दुनिया के किसी भी कोने से हासिल करके कहीं और नहीं पहुंचा सकते थे। सोने, हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग तो हम भी जानते हैं, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान को अपने एटॉमिक प्रोग्राम के लिए बहुत से आलात और न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज के अनमोल हिस्से दुनिया के कुछ ममालिक से इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके से हासिल करके पाकिस्तान पहुंचाने का काम भी सेठ आबिद ने ही किया था। जब साल 1970 की दहाई में पाकिस्तान ने एटॉमिक बम बनाना शुरू किया था, हुकूमत पाकिस्तान ने हर तरह से वो पुर्जे और आलात हासिल करने की कोशिश की जिनसे एक न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटॉमिक हथियार बनाया जा सकता था। मगर हमारे दोस्त हों या दुश्मन, तमाम ममालिक खास तौर पर चीन और अमेरिका ने इस काम से मना कर दिया। म्यूजिक के आलम में वो सेठ आबिद ही थे जो कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत के साथ एक खुफिया ऑपरेशन करके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बहुत से दूसरे ममालिक से ज़रूरत की चीज़ें चोरी करके काफ़ी मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान लाते रहे। सेठ आबिद की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा किस्सा ये भी है कि एक बार जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा हुआ जहाज़ कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से मना कर दिया और इनसे कहा कि वो पहले 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर टैक्स अदा करें। सेठ आबिद ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और ये सब के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत गुस्सा आया और सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए और बहुत से आम अफराद पुलिस से लड़ने के लिए सड़कों पर भी आ गए। काफ़ी दिन बाद सेठ आबिद तो ना मिल सके, मगर सेठ आबिद की अकलौती बेटी नुसरत शहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सेठ आबिद को अपनी अकलौती बेटी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो इन्होंने चंद रोज़ में बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया, जो कि उन दिनों लंदन में तालीम हासिल कर रही थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 ताकतवर तरीन इंसानों के हाथों में दूसरे की बेटियां मौजूद हों। जब बाद में मामला रफा दफा हो गए तो इन दोनों ने एक दूसरे की बेटियों को भी छोड़ दिया। यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि सेठ आबिद स्मगलिंग को इस्लाम के हिसाब से कोई जुर्म नहीं समझते थे और वो कराची के बहुत से मदरसों के मुफ्ती साहबान से सोने की स्मगलिंग के हक में फतवे भी जारी करवा चुके थे। सुनने में ये भी आया है कि एक बार सेठ आबिद ने जनरल ज़ियाउल हक को ये भी ऑफ़र की थी कि अगर वो उनकी कुछ शराइत मान ले तो सेठ आबिद पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं, मगर इनके बीच के मामला तय ना पा सके और ना ही कोई जानता है कि सेठ आबिद ने क्या ऑफ़र की थी। नंबर 1, मोहम्मद खान डाकू। दोस्तों, मोहम्मद खान डाकू साल 1960 से 1970 के दौरान पाकिस्तान का सबसे मशहूर डाकू था, जिससे आम अवाम और पुलिस भी पनाह मांगती थी। इस आदमी की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इससे सबसे ताकतवर सियासतदान यहाँ तक कि आर्मी चीफ भी इससे डर खाते थे। दोस्तों, मोहम्मद खान डाकू का तल्लुक चकवाल के शहर से था। इस आदमी के बारे में ये मशहूर था कि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस दौर में इस डाकू को नवाब ऑफ कालाबाग की सरपरस्ती हासिल थी, जिसकी वजह से ये खुद को पूरे पाकिस्तान में नाकाबिले तस्खीर समझने लगा था। तारीख की किताबों में यह भी लिखा है कि मोहम्मद खान डाकू की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि इसने अयूब खान को भी डरा दिया था। इन दिनों वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और प्रेसिडेंट भी थे, मगर फिर भी इस गुंडे से खौफ खाते थे। ये आदमी इतना ताकतवर था कि लोग इसके पास इंसाफ मांगने भी जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस और हमारी अदालतों से किसी को इंसाफ की कोई तवक्को नहीं थी। इस तरह ये आदमी कई दहाइयों तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुली कचहरियाँ लगाता रहा है और अपनी अदालतें लगाता था, जहाँ पर इंसाफ का इसका अपना वर्जन दिया जाता था।